हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्रेब साइकिल, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन की सेकेंड स्टेप है। ठीक है, इसकी फर्स्ट स्टेप क्या थी? फर्स्ट स्टेप थी ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस को हिंदी में भी यही कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यूज़ हुआ था और लास्ट में क्या बनता है? लास्ट में बनता है दो पायरुविक एसिड। ठीक है, यानी ग्लाइकोलिसिस साइकिल के दौरान दो पायरुविक एसिड एक ग्लूकोज से बन चुके हैं और ये बने कहाँ पर हैं? ये बने हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर आप पूरी क्लास देखना चाहते हैं ग्लाइकोलिसिस की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अब एक साइटोप्लाज्म के अंदर दो पायरुविक एसिड बन चुके हैं। अब इसका जो सेकंड स्टेप है क्रेब साइकिल, वो होने के लिए पायरुविक एसिड को कहाँ जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। बट पायरुविक एसिड जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि सपोज ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या होती है? दो लेयर होती है, दो मेम्ब्रेन होती है। दोनों मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेमी परमिएबल, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जिसके आर पार कुछ चीज़ें पार कर सकती हैं, कुछ नहीं। जहाँ पर पायरुविक एसिड जो होता है इसको पार नहीं कर सकता, यानी कि साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एंटर नहीं कर सकता पायरुविक एसिड, जो कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल के दौरान बना है। अब क्या होगा? अब ये अंदर जब पार ही नहीं कर पाएगा तो क्रेब साइकिल स्टार्ट कैसे होगी? इस वजह से क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर इसके मेम्ब्रेन पर ही क्या होती है? एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो CO2 के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, यानी कि जो पायरुविक एसिड है ना वो चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? एसिटिल कोएंजाइम ए में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पर चेंज हो रहा है? ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो मेम्ब्रेन है यहीं पर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब एसिटिल कोएंजाइम ए जब बन जाएगा ना तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा सकता है। अब ये पहुँच जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक, तो याद रखिएगा ये जो रिएक्शन हुई है माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पर, इस रिएक्शन को लिंक रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि लिंक रिएक्शन के दौरान क्या बना है? एसिटिल कोएंजाइम ए बना है। और ये लिंक रिएक्शन को, इसको लिंक रिएक्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस साइकिल और क्रेब साइकिल को जोड़ने का काम कर रही है। ठीक है, क्योंकि अगर लिंक रिएक्शन ना होती तो क्या होता है, पायरुविक एसिड जो होता है वो एसिटिल कोएंजाइम में चेंज नहीं होता, और चेंज नहीं होता तो ये क्या होता, मैट्रिक्स में पहुँच ही नहीं पाता, और पहुँच नहीं पाता तो क्रेब साइकिल भी नहीं होते। ठीक है, तो याद रखिएगा लिंक रिएक्शन क्या होती है? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल के बीच की लिंक होती है, यानी कि उसको जोड़ने का काम करती है। देखते क्या होता है, द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी क्रेब साइकिल जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की दो लेयर, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, यहीं पर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब क्या होती है? थ्रू विच ऑलमोस्ट ऑल लिविंग सेल्स प्रोड्यूस एनर्जी इन एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है मीन्स ऑक्सीजन जो होता है, इसमें जो ऊर्जा बनती है ना वो सब क्या होते हैं, सारे के सारे लिविंग बींग के द्वारा क्या होती है? यूज़ की जाती है। ठीक है, लिविंग बींग का मतलब यहाँ पर जितने भी जीवित प्राणी होते हैं उनमें, जिनमें भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक, इट यूजेस ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट CO2 एंड वाटर, यानी कि इस रिएक्शन में क्या होती है? O2 का यूज़ किया जाता है और क्या होती है, क्या बाहर निकलता है? H2O निकलता है और CO2 गैस बाहर निकलती है। ठीक है, क्रेब साइकिल इज ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा ना क्रेब साइकिल के अंदर वो बनेगा सिट्रिक एसिड, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है? क्रेब साइकिल इज ऑल्सो नोन एज TCA। TCA का मतलब क्या होता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी सिट्रिक एसिड जो बनता है ना, ये क्या होता है, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, क्या होता है? 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए इस साइकिल को बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, यानी कि TCA। ठीक, समझ में आएगा? अब चलिए मैं आपको साइकिल समझाती हूँ कैसे मैट्रिक्स के अंदर रिएक्शन स्टार्ट हुई थी। ठीक, अब आपको देखना है, देखो क्या है, ये पायरुवेट जो है ये ग्लाइकोलिसिस के अंदर बन चुका है। ठीक, अभी क्या मेम्ब्रेन के अंदर कैसे एंटर करें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर डबल मेम्ब्रेन है जो कि कैसी है? सेमी परमिएबल, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसके अंदर पार करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर होने वाली है एक रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? होती है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सही से कर दूँ, हाँ, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पर क्या होगा? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ होगा और क्या हो जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए। साथ ही साथ यहाँ पे NAD किस में चेंज होगा? NADH में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर NADH भी बनेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने थे तो एसिटिल एंजाइम के भी 2 ही मॉलिक्यूल बनेंगे और NADH के भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, इस पूरी रिएक्शन जितने भी मॉलिक्यूल सबके सब 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं लास्ट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको आपको याद रखना है लास्ट तक पूरी बात में। ठीक है, तो याद रखिएगा जो लिंक रिएक्शन यहाँ पर हुई है, यहाँ पर कितने NADH बने हैं? 2 NADH का
फॉर्मेशन हुआ यहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और एक NADH कितने ATP के बराबर होता है, 3 ATP के बराबर होता है, तो टोटल कितने हो गए 6 ATP, यानी कि 6 ATP आपको दिख रहा है कहाँ बन गई, लिंक रिएक्शन के दौरान ही बन गई है, ठीक है। ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा अलग से, ठीक है। अब चलिए एसिटिल कोएंजाइम ए बन गया, अब ये पहुँचेगा मैट्रिक्स के अंदर। जैसे पहुँचेगा ये सबसे पहले क्या करता है, ऑक्जेलो स्टेट के साथ बाइंड हो जाएगा, ऑक्जेलो स्टेट के साथ बाइंड होगा और एक एंजाइम होता है सिट्रेट सिंथेटेज, इसकी प्रेजेंस में करेगा रिएक्शन, ठीक है। यहीं से आपको रिलेट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर सिट्रेट सिंथेटेज जो होता है ये एंजाइम जिसका नाम ही जैसा है प्रोडक्ट भी वैसा ही फॉर्म होगा। अब क्या होगा, ऑक्जेलो स्टेट एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ बाइंड होगा और क्या बना लेगा, सिट्रिक एसिड बना लेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सिट्रिक एसिड बना लेगा और यहाँ से कोएंजाइम ए निकल जाएगा और साथ ही साथ यहीं पर वाटर के 2 मॉलिक्यूल भी रिलीज होते हैं, ठीक है। याद रखिए 2 मॉलिक्यूल हमेशा रिलीज हो रहे हैं, एक नहीं कहीं भी, ठीक। अब सिट्रिक एसिड आगे जाके क्या करेगा, यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज़ हुआ है, एकोनाइटेज। एकोनाइटेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिट्रेट जो होगा क्या बना लेगा, क्या किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा सिस एकोनाइटेट में। जैसा नाम है एंजाइम का वैसा ही प्रोडक्ट भी यहाँ बन रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, साइंस में मतलब जितने भी टॉपिक हैं आप कोशिश करिए बिना ट्रिक के याद करने की, बस उसको समझिए, 2 से 3 बार आप इस साइकिल को देखेंगे ना अपने आप समझ जाएंगे। बस रिलेट करिए एंजाइम के नाम को प्रोडक्ट के नाम से। यही ग्लाइकोलिसिस साइकिल में भी मैंने आपको समझाया था, आप 2 से 3 बार करेंगे आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रिक का यूज़ करेंगे ना तो आपको एक बार ट्रिक भी याद करनी पड़ती है और पेपर में ज़रा से भी ट्रिक भूल गए ना तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन को गलत के छोड़िए आप लोग, कहीं कहीं पर प्रोडक्ट जो कंपाउंड होते हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज हो गया ना तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है। आप लोग ट्रिक में क्या याद करते हैं, लेटर तो याद करते हैं ट्रिक बनाने के लिए। अब मान सिट्रेट या सिट्रिक एसिड की जगह हम लोग कुछ और लिख देते हैं तो उसी से तो आपको तो ट्रिक याद है, आपको तो याद ही नहीं रहेगा। सिस आपको सोचोगे अच्छा सिस होगा कि सिट्रिक होगा, इसी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए कभी भी ट्रिक का यूज़ मत किया करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या होगा, सिस एकोनाइटेट जो होता है ये फिर से यूज़ करेगा एकोनाइटेज एंजाइम और चेंज हो जाएगा डी आइसोसिट्रेट में। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो आइसोसिट्रेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये जो डी आइसोसिट्रेट होता है ये क्या करेगा, ये आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। डीहाइड्रोजनेज का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजनेज का मतलब होता है हाइड्रोजन और डी का मतलब होता है निकलना। किसी भी कंपाउंड के अगर आपको डी दिख रहा है ना तो समझ लीजिए जिसके आगे डी लिखा है यानी कि वो रिएक्शन में क्या होगा, निकलेगा, रिलीज होगा। तो हाइड्रोजनेज के आगे डी लगा यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, यानी कि यहाँ पर होने वाली है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सॉरी रिडक्शन ही ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा। अब क्या होगा, सिट्रेट जो होता है इससे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और ये चेंज किस में हो जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटरेट में, ठीक है। किस में हो जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटरेट में चेंज हो जाएगा आइसोसिट्रेट, क्योंकि यहाँ से क्या निकल गया है, डी हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकल चुके हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो NAD होता है वो NADH में रिड्यूस हो जाता है, यानी कि 2 NADH फिर से यहाँ पर भी फॉर्म हो गए और साथ ही साथ 2 CO2 के मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाएंगे, ठीक। इतनी स्टेप समझ में आई। अब आगे देखते हैं, अल्फा कीटो जो ग्लूटरेट होता है ना ये चेंज हो जाएगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए में। अब सक्सिनिल कोएंजाइम ए में चेंज होने के लिए इसको एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम इसके नाम से मिलता जुलता है, क्या है, अल्फा कीटो ग्लूटरेज डीहाइड्रोजनेज। अब ये सेम एंजाइम का नाम पूरा यहाँ से यहाँ तक सेम है, लेकिन यहाँ पे आगे डीहाइड्रोजनेज का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजनेज का मतलब होता है हाइड्रोजन और डी का मतलब होता है हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि आगे लग गया है डी। जिस भी एंजाइम के आगे किसी भी कंपाउंड के आगे आपको डी लग रहा है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हो रही है उसके आगे आपको डी लिखा मिल गया तो समझो वो निकल रहा है, और एन लिखा मिल जाए तो समझो क्या है, एब्सेंट है उसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से भी निकल जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटरेट से निकलेगा हाइड्रोजन और किस में चेंज हो जाएगा, सक्सिनिल कोएंजाइम ए में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। और हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये ग्लूटरेट होता है ये कितने कार्बन का कंपाउंड होता है, ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है, और जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए होता है ना ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। इतना ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब देखिए क्या होता है, फिलहाल कार्बन की संख्या कभी पेपर में पूछी नहीं जाती, बस समझने के लिए आपको मैं बता रही हूँ। अब क्या होगा, यही भी साथ साथ जो NAD होता है ना ये भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा किसमें, NADH2 में, ठीक है। NADH2 में रिड्यूस हो जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा, CO2 के मॉलिक्यूल भी निकलेंगे, यानी कि 2 CO2 तो आपको यहाँ मिल गए और 2 CO2 क्या हो गए, यहाँ रिलीज हो गए, ठीक है। इतना हो गया। अब सक्सिनिल कोएंजाइम ए जो होता है ना वो सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेटेज, आपको दिख रहा होगा ना एंजाइम का नाम क्या प्रोडक्ट के नाम से मिलता जुलता है कि नहीं, तो क्या होगा, सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। सिंथेटेज का मतलब क्या है, सिंथेसिस से है, किससे है, सिंथेसिस से, यानी कि बनना। अब सक्सिनिल कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में क्या बनेगा, सक्सीनेट बनेगा, ठीक है, क्योंकि नाम में क्या लगा, सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज,
यानी कि सिंथेसिस होगा किसका, सक्सिनिल का, यानी कि सक्सिनेट का। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा। और ये जो बनता है ना, यहाँ पर जीडीपी होता है। जीडीपी का मतलब होता है ग्वानिन डाइफॉस्फेट। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना एडीपी, एडीपी का मतलब क्या होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। आपने पढ़ा होगा ना एडेनोसिन, ग्वानिन और क्या होगा, थायमिन पढ़ा था, यूरेसिल पढ़ा था। ये सब जो होते हैं, और साइटोसिन, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं नाइट्रोजनस बेस जो कि डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एडीपी होता है वैसे ही जीडीपी भी होता है, यानी कि एक जीडीपी जो होता है एक एडीपी के बराबर होता है। बस यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस जो है एडेनोसिन की जगह पर ग्वानोसिन यूज़ हुआ, तो ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। तो ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट किस में चेंज हो जाएगा, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट में, यानी कि एडीपी चेंज हो रहा है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साथ ही साथ जो जीडीपी होता है क्या करेगा, एक फास्फोरस के मॉलिक्यूल को, सॉरी एटम को लेगा और क्या करेगा, किसमें चेंज हो जाएगा, कोएंजाइम ए में, साथ ही साथ जीडीपी बनाएगा, यानी कि ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि एडीपी किसमें चेंज हो जाएगा, एटीपी में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि हमको यहाँ क्या मिल गए, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल मिल गए। ठीक है, क्लियर है। अभी तक कितने बने, 4 NADH2 बन चुके हैं। ठीक है, क्या बन चुका, 4 NADH2। 2 NADH2 जो है सिट्रिक एसिड साइकिल में बने हैं और 2 लिंक रिएक्शन के दौरान बने थे, और 2 यहाँ पर एटीपी हमको मिल चुका। ठीक है, अभी तक कितना कंप्लीट हुआ रिएक्शन में। अब क्या हो रहा है, सक्सिनेट यहाँ बन गया। अब सक्सिनेट जो होगा वो सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज इस एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। अब डीहाइड्रोजिनेज है, यानी कि डीहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, और डी का मतलब निकलना, यानी कि सक्सिनेट से भी क्या होगा, अब फिर से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकलेंगे। और जब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकलेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, फ्यूमरेट में। ठीक है, फ्यूमरेट में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर जब चेंज होगा ना, तो यहीं पर एक रिएक्शन और होती है, FAD जो होती है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रिडक्शन, यानी कि ये भी रिड्यूस हो जाएगी और चेंज हो जाएगी FADH2। अब यहीं पर अगर हम बात करें FAD का फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है फ्लेविन। F का मतलब होता है फ्लेविन, A का मतलब होता है एडेनिन, और D का मतलब क्या होता है, डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्या होता है, डाई न्यूक्लियोटाइड, और H का मतलब क्या होता है, हाइड्रेट होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, इसका फुल फॉर्म ये होता है। तो FAD क्या होगा, FADH2 में रिड्यूस हो जाएगा। और एक FAD की अगर हम बात करें ना, तो एक FADH में जो होता है 2 ATP के मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे एक NADH में 2 ATP होता है, वैसे एक FAD में क्या होता है, 2 ATP होते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर यहाँ पर कितने बने FAD, यहाँ पर 2 FAD के H के मॉलिक्यूल बन चुके हैं, यानी कि 2 FADH2, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 ATP के मॉलिक्यूल यानी कि बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए इतना फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद क्या होगा, फ्यूमरेट यहाँ बन चुका है। फ्यूमरेट जो होगा वो फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में चेंज होगा, मैलेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल ये यूज़ कर रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा, मैलेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैलेट क्या करेगा, मैलेट जो होगा मैलेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पर जितने भी एंजाइम हैं मोस्टली एंजाइम कैसे हैं, डीहाइड्रोजिनेज टाइप के, यानी कि हर जगह पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैलेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम का यूज़ होगा। मैलेट यानी कि मैलिक एसिड से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकलेंगे और ये चेंज किस में हो जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो NAD+ होता है वो NADH2 में रिड्यूस हो जाता है। NADH2 में रिड्यूस हो गया, यानी कि यहाँ पर फिर से क्या बनेंगे, 2 NADH2 बन चुके। ठीक, 2 NADH2 यहाँ बने हैं, देखिए पूरा हम रिएक्शन आपको दिखा दे रहे हैं। 2 NADH2 यहाँ पर बने हैं और 2 कहाँ पर बने हैं, यहाँ बने हैं। ठीक है, टोटल कितने होंगे, 4 NADH2 क्या होगा, इस रिएक्शन में बन चुके हैं। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल में 4 NADH2 का फॉर्मेशन हो चुका है, और 2 NADH2 जो थे वो लिंक रिएक्शन के दौरान बने थे। ठीक है, टोटल कितने बन गए, 6 NADH2 जो होते हैं वो साइकिल जो क्रेब्स साइकिल के दौरान बन चुकी है, यानी कि 6 मतलब 6 3 जा कितना होगा, 6 3 जा 18 होगा, यानी कि 18 ATP के मॉलिक्यूल बन चुके हैं। और 2 क्या हुआ, तो 2 FAD के मॉलिक्यूल बन चुके हैं, और यहाँ पर 1 ATP का मॉलिक्यूल बना है। ठीक है, तो इतना तो हमने देख लिया रिएक्शन में क्या क्या बना है। अब ऑक्सैलो एसिड जो होता है ना, फिर से क्या हो जाएगा, फिर से वही रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट था कैसे रिएक्शन हुई, हमने हर एक चीज़ कंप्लीटली पूरा देख लिया। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको 1 से 2 से 3 बार आप देखेंगे ना, पूरी कंप्लीट रिएक्शन आपको याद हो जाएगी। बस एक बार पढ़ लिए अच्छे समझ के पूरा समझिए, फिर उसको खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करिए रफ पे। फिर जो जहाँ पर आपको भूल लेना उसको अंडरलाइन करिए, जहाँ तक याद है उसको लिखते चले जाइए लाइन से। ठीक, फिर दोबारा देखिए उसको, एंजाइम को और प्रोडक्ट को रिलेट करके पढ़ने की कोशिश जब करेंगे ना, तो 1 बार में 2 बार में 3 बार में आपको कंप्लीटली पूरी साइकिल याद हो जाएगी। बस पेपर में आपको रिवाइज करना रहेगा, और आपको अगर आपने समझ के साइकिल पढ़ेंगे ना तो एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं
नहीं आएगी। और ट्रिक से पढ़ेंगे तो कन्फर्म आप भूलेंगे ही भूलेंगे, क्योंकि ट्रिक के लिए आपको समझना भी ज़रूरी है, और जब आप समझ लेंगे तो ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आई थिंक, ठीक है। और ट्रिक वहीं पर यूज़ किया जाता है, जो साइंस के बच्चे नहीं होते हैं, जिसको बस काम के लिए पढ़ना है, वो ट्रिक यूज़ करते हैं। जहाँ तक मुझे पता साइंस के बच्चे ट्रिक का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इस रिएक्शन के दौरान बनते क्या, कितने एटीपी हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल एटीपी फॉर्म ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। अगर क्रेब्स साइकिल की बात करें तो सिर्फ 2 एटीपी ही बनते हैं, क्योंकि एटीपी के फॉर्म में 2 ही एटीपी बन रहे हैं, क्योंकि बाकी जो होते हैं वो NADH के फॉर्म में बनते हैं और FADH के फॉर्म में बनते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं बिना ETS रिएक्शन के क्या होता है, बिना ETS रिएक्शन के एटीपी में नहीं चेंज हो पाते, ठीक है। इसलिए अगर हम बात करें कितने एटीपी बनते हैं क्रेब्स साइकिल, तो सिर्फ 2 बनते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, गलती मत करिए आप लोग। अगर बात करें NADH2 की तो 6 बनते हैं, ठीक है। 4 कहाँ बने थे, क्रेब्स साइकिल के अंदर बने थे, यानी मैट्रिक्स के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से बने थे, और 2 जो था उसके मेम्ब्रेन पर ही बने थे, ठीक है। यानी कि जो लिंक रिएक्शन होती है उस दौरान बने थे। और FADH2 के भी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक। तो अगर हम टोटल नेट अमाउंट ऑफ एटीपी बोले, नेट अमाउंट का मतलब होता है ETS रिएक्शन के बाद, यानी कि जो NADH है, FADH है, ये जब ETS रिएक्शन के बाद एटीपी में चेंज हो जाएगा, तब जो नेट अमाउंट आएगा एटीपी का वो कितना आएगा, 24 आएगा, 24 आएगा, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल में जो नेट अमाउंट होता है एटीपी का वो होता है 24। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लिंक रिएक्शन क्या होता है, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जो कि हमने बात कर ली है। इसमें 2 NADH2 बनते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए, 6 एटीपी यहाँ पर हो गए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गलत मत करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टोटल एटीपी ड्यूरिंग होल रेस्पिरेशन, पूरे रेस्पिरेशन की बात हम करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जो पूरी रिएक्शन है ना कंप्लीट लगभग हम लोग कर चुके, बस ETS रिएक्शन जो वो आपको बतानी बाकी है, वो थर्ड स्टेप जो है सबसे मेन जो है वो आपको बताना बाकी, वो बता देंगे तो पूरी कंप्लीट रिएक्शन जो हो जाएगी अच्छे से कंप्लीट हो जाने वाली, ठीक है। तो देखिए क्या, टोटल एटीपी ड्यूरिंग होल रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा ना, तो टोटल कितने एटीपी बनेंगे। पहले हम ये देखते हैं कहाँ कहाँ से एटीपी हमको मिले हैं। तो जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस हुई थी उस दौरान जो थे 4 एटीपी बनते हैं, ठीक। कितने बनते हैं, 4 एटीपी बनते हैं, जिसमें से 2 यूज़ हो जाते हैं। 2 का क्या होता है, बेनिफिट हमको मिलता है, क्योंकि 2 तो यूज़ होंगे, बच्चे 2 ही बचते हैं, और 2 NADH2 बनते हैं, ठीक है। और ये NADH2 जो होगा, जाहिर सी बात 2 बने हैं तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, 2 NADH2 किसमें बनते हैं, इंटरमीडिएट रिएक्शन में बनते हैं, और 2 ATP 6 NADH2 2 FADH2 बनते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर हम इसको चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल अगर हम काउंट करें इसको तो क्या है, टोटल जो हमें 2 एटीपी यहाँ मिला है, 2 यहाँ मिला, यानी कि 4 एटीपी बन चुके, ठीक। NADH की बात करें, 2 NADH यहाँ है, 2 NADH यहाँ, 6 यहाँ है, कितने हो गए, 10 NADH2 हो गए, यानी कि टोटल रिएक्शन में 10 NADH2 बनते हैं, जो कि ETS साइकिल के बाद किस में चेंज हो जाएंगे, एटीपी में। तो एक NADH में अगर 3 एटीपी हो तो 10 में कितने होंगे, 10 3 जा 30 एटीपी यहाँ से मिल गए। और टोटल FADH2 कितने मिले, 2 मिले थे। अगर एक FADH2 में 1 एटीपी होता है तो 2 में कितने होंगे, 2 2 जा 4, 4 एटीपी बन जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 4 यहाँ, 30 यहाँ, 4 यहाँ, यानी कि टोटल जो होते हैं 38 एटीपी के मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि होल एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो टोटल जो होता है 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। बट अगर बोले कितने की बेनिफिट होता है तो 36 एटीपी का ही बेनिफिट होता है। क्यों, क्योंकि जो 2 एटीपी होते हैं उसका यूज़ कर लिया जाता है लिंक रिएक्शन के दौरान, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। और जो ETS रिएक्शन होती है ना, मैं ETS रिएक्शन आपको यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो मैं समझा दूँगी, क्योंकि ये रिएक्शन जानना आपको ज़रूरी है कि कैसे NADH2 और FADH2 ATP में चेंज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको ETS साइकिल ही पढ़ाने वाली हूँ। थैंक यू।